तो हेलो आर्यन, इंसिया, क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में? गुड इवनिंग सर। सर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था। माइक्रो ये क्या बोलते हैं, अ, क्या पढ़ाया था? हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यस सर। सर आपने स्पर्मेटिड्स की डेवलपमेंट बताई थी, ठीक है, वो कंप्लीट करा दिया था। राइट राइट राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके आगे फिर कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, है ना? आज बाकी लोग कहाँ गए भाई? अर्शित भी नहीं है। शिरीन, शिरीन is there। ठीक है, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना शिरीन, वहीं तक कल आपको भी पढ़ा दिया था। कोई डाउट है शिरीन? पहले बताओ, कुछ जो हमने पढ़ा उस पर कोई डाउट? नहीं सर। इंसिया, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। आर्यन, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, चलो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? तो फीमेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है ना? उसके बाद फिर उसमें oogenesis, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने? नो सर। ठीक, तो पहले मैं डायग्राम दिखाऊंगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंपैरिजन में इजी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन के टाइम पे, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे हालांकि वो अगर ग्राफ के थ्रू आप समझ गए तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी है। आ जाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो देखो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैं आपको पहले समझाता हूँ। इस कंप्लीट ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड। तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन थे, है ना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे उनको हम लोग कह रहे थे क्या? उन्हें हम लोग कह रहे थे टेस्टिस। मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या जिनको कि गोनड्स हम लोग प्राइमरी गोनड्स सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, उनको हम गोनड्स बोलते हैं। गोनड्स क्या है यहाँ पे? टेस्ट, ओवरी है। तो ओवरी यहाँ पे क्या करती है? एग का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर एग का प्रोडक्शन, तो देखो ओवरी क्या करती है कि यहाँ पे ये कहाँ से स्टेबल कैसे है ना? आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे पीछे इस तरह से कुछ ये दिखाई दे रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को कलर करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये वाला पार्ट आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये वाला पार्ट है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बना है एक्चुअली लिगामेंट से। तो क्या है कि ये जो लिगामेंट वाला पार्ट है, ये लिगामेंट वाले पार्ट की हेल्प से ये ओवरी सस्पेंडेड है। तो ओवरी दो तरह से अटैच है, एक तो साइड में इधर से लिगामेंट ने इसको अटैच किया हुआ है, फिर दूसरा पीछे की तरफ में, मतलब पेल्विक वाले पार्ट में। तो एक तो ये यूट्रस की वॉल से अटैच है, दूसरा पेल्विक की वॉल से अटैच है। ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। अब जब ओवरी एग प्रोड्यूस करती है तो एग यहाँ से रिलीज होता है। ओवरी के अंदर कुछ छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बबल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको अपन फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल से एग रिलीज होता है। अब ये एग रिलीज होकर के बाहर निकल करके आ गया। इसके बाद क्या होता है आप ये देखेंगे, यहाँ पर फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, इनको हम फेम्ब्रेई कहते हैं। तो फेम्ब्रेई जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करती है? अब देखो
ये जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की एक पाइपलाइन है, कहाँ से कहाँ तक की, मतलब ये जो पाइपलाइन है, इस कंप्लीट पाइपलाइन को यहाँ से यहाँ तक की पाइपलाइन को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के आगे वाला जो मुंह होता है इसको हम फेम्ब्रेई कहते हैं, है ना, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी में इस तरह से फिट नहीं होती, बल्कि ओवरी से थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, लेकिन लगातार इस तरह से फेम्ब्रेई मूव करती रहती है। तो फेम्ब्रेई के मूव करने की वजह से यहाँ पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिस सक्शन प्रेशर की वजह से ये एग को सक कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पर ये एग को सक कर लेती है। एग को सक मतलब वैक्यूम जैसा काम करती है, एग को सक कर लेती है। उसके बाद एग पहुंच जाता है इन्फंडिबुलम में। इसके तो ये जो, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? देखिए, इस वाइड वाले पार्ट को, है ना, ये जो हमारा वाइड वाला पार्ट है, इस वाइड वाले पार्ट को हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। इसके पीछे वाले पार्ट को इसको एम्पुला कहा जाता है, और ये वाला पार्ट एस्थुमस कहलाता है। एस्थुमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम और ये फेम्ब्रेई, तीनों को मिला करके हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये चारों को मिलाकर के फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का पर्पस क्या होता है? एग को यहां से लेकर के ट्रांसफर करना। लेकिन एग का फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ये बात भी मैं आपको यहां पे बता दूं। स्पर्म वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद ये अपने आप स्विम करता हुआ ऊपर की तरफ आता है सर्विकल कैनाल में। सर्विकल कैनाल से स्विम करता हुआ पहुंचता है यहाँ पे, और इसके बाद ये यहाँ पर पहुंचता है, कहाँ पे? एम्पुला वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म और एग दोनों ही मिलते हैं जाके एम्पुला वाले पार्ट में, इन्फंडिबुलम एम्पुला के पास में, है ना, इस वाले पार्ट में। लेकिन मतलब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। तो ये तो हुई फर्टिलाइजेशन की बात। अब आगे आते हैं, ये वाला पार्ट पूरा यूट्रस कहलाता है। जो पूरा का पूरा यूट्रस है, यूट्रस का ऊपर वाला जो फ्लोर वाला पार्ट होता है, इस फ्लोर वाले पार्ट को हम यूट्राइन फंडस कहते हैं, राइट। इसके बीच में यहाँ पे जो खाली जगह है, जहां पर वॉर्म या फीटस या बेबी जहां पे कैरी किया जाएगा और धीरे धीरे इसका स्पेस बढ़ता रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी अपने स्पेस को 500 टाइम्स, 500 गुना स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी रखती है। ये अपनी स्पेस को, अपने वॉल्यूम को 500 टाइम्स बढ़ा सकती है, राइट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए क्या होता है, ये जो यूट्रस की वॉल है, काफी थिक वॉल है, काफी मोटी वॉल है। यूट्रस की जो वॉल है, इस यूट्रस की वॉल को, सबसे बाहर वाली वॉल को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। इसके बीच वाली वॉल को मीजोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली वॉल को एंडोमेट्रियम हम लोग। पेरीमेट्रियम जो होती है, ये एक कवरिंग है जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, है ना, हमने पढ़ा है 11th वाले क्लास में कि एपिथेलियल टिश्यूज पाए थे। उन एपिथेलियल टिश्यूज का ये पेरीमेट्रियम बना होता है। इसके तो ये बना है किससे? एपिथेलियल टिश्यूज। किस टाइप के टिश्यूज बना है? इसके बाद आते हैं मायोमेट्रियम की हम बात करते हैं। ये जो मायोमेट्रियम वाली वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये एपिडर्मिस से या एपिथेलियल सेल से नहीं बनी है। ये किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, या जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ये अपने आप मूवमेंट करती है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, ये मूवमेंट करती है। सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम लूज सेल से बनी हुई होती है, और ये म्यूकस से मिलकर के बनी होती है। एंडोमेट्रियम या जो अंदर वाली जो वॉल है, ये बार बार बनती और बिगड़ती रहती है। हर मंथ नई बनती है, और हर मंथ पुरानी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आखिर ये कैसे होता है? देखिए, होता क्या है कि हर बार इस वॉल का फॉर्मेशन होता है, और वॉल का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट यहां से बन करके आएगा, और यहाँ पे जाइगोट आकर के स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, जो हार्मोन्स, इसको मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए, मैं आपको बताता हूं, उसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर लगातार रिलीज होता रहेगा, तो ये मेंटेन रहेगी। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग रिलीज हो जाता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। इसका मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा? एग का कोई फंक्शन नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। ये वॉल इसलिए बनती है कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो यहाँ पे रहेगा, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वॉल काम करेगी। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये वॉल नहीं, ये एग रिलीज हो जाता है और एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये क्या करती है? ये वॉल टूट जाती है, और 28th डे पे
क्या होता है, ये पूरी की पूरी लेयर टूट करके बाहर यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर ये ब्रोकन सेल्स होती हैं, प्रोटीन के बनी हुई ये लेयर होती है, म्यूकस होती है, और साथ में आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर डेवलप हो जाती है क्या, ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं। तो वो ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। So that's how menstrual outflow takes place. अब बताओ, समझ आया? यस सर। यस सर। पक्का? ठीक है, कोई डाउट? श्रीनी, आर्यन, इंशिया, हर्षित, यू आर लेट, क्या हो गया? सर वो इंटरनेट नहीं आ रहा था सर, इसलिए कनेक्ट हो। सर आपने क्या कहा? मैं सिर्फ यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझा रहा था। मैं एक बार तुमको भी ब्रीफ कर देता हूँ। सबको, बाकी सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर सर। यस, ये एक बार आप बता चुके हैं वैसे। अच्छा, बता चुका हूँ लास्ट टाइम। यस सर, हर्षित, लिखवा दिया था आपने ये सब। लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, चलो कोई नहीं। सब लोग का लिखा हुआ है। हर्षित, लिखा हुआ है तुम्हारा? आर्यन, नोट है? हर्षित चेक करो जल्दी से। ये सर लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है। तो श्रीनी, समझ में आया? यस सर। तो कैसे करते हैं? श्रेणी में तुम्हें दूसरी क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? इसको लिखवा दूंगा, है ना, नोट करा दूंगा। अच्छा, तुम्हें वीडियो मिला क्या श्रेणी, लास्ट क्लास का, इसके पहले वाली क्लास हाँ का? हाँ मिला था। यस क्या? सर मिल गया था। अच्छा, तो उसमें तो मैंने नोट्स डिक्टेट किए होंगे ना, अगर इसको लिखवाया है, पढ़ाया है? तो उससे नोट कर लेना, ठीक है? और नहीं समझ में ओके आए सर। और कहीं पे अगर कुछ लगे कि कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछना, ठीक है? तो चलो, अच्छा हुआ ये समझा दो दिया मैंने। तो अब हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, अब oogenesis पढ़नी है ना? oogenesis पढ़नी है ना? यस सर। अच्छा, Yes, ओवरी sir. का स्ट्रक्चर मैंने नहीं समझाया था ना, ओवरी का स्ट्रक्चर? ठीक, देखो बेटा, रिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब, है ना? सर नहीं, आपने बताया तो शायद हेट्रोक्रीन होती है और वो सब बताना, बताया था आपने। मैं दिखाता हूँ, देखो बताना ये समझाया कि नहीं समझाया। मुझे लगता है कि मैंने ये भी समझा दिया, मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ाता हूँ, इसलिए आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि बता दिया था सर ये। हाँ सर, करा दिया था ग्राफिक फॉलिकल सब। चलो ठीक है, एक बार मैं श्रीनी को भी समझा दूंगा हूँ, सी इज न्यू वन, ठीक है? श्रीनी समझना बात को, है ना? तो ओके वहां पे, सर। है ना, वो वाला स्क्रीनशॉट ले लिया था ना श्रीनी, वो वाला? यस सर ले तो लिया था। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने लिखवा दिया है, तो मैंने डिक्टेट किया होगा, उसको आप उस वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है ना? कहीं ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ओवरी का एलिस है ना, लेटरल सेक्शन है ओवरी का। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ओवरी है और यहाँ पर दो तरह की ब्लड वेसल्स आई हैं। ये रेड वाली जो आपको दिख रही हैं, ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजन लेकर के आती हैं, फूड लेकर के आती हैं और हार्मोन्स लेकर के आती हैं। ये दूसरी वेन्स है, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाती हैं और साथ में यहाँ से वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से वापस ले जाती है। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी। यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन। कोई भी जो फीमेल बेबी होती है, इन फॉलिकल्स के साथ पैदा होती है। थोड़ी देर में हम लोग oogenesis पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो और हमें क्लियर हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी जब फीमेल बेबी बर्थ लेती है, तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ में पैदा होती है, मतलब उसकी बॉडी में ऑलरेडी फॉलिकल्स होती हैं। लेकिन जब भी कोई भी बॉय या मेल बेबी पैदा होता है, तो उसकी बॉडी में किसी भी तरह से वो स्पर्म जैसी, स्पर्मेटोसाइट जैसी सेल को लेकर के नहीं पैदा होता है, राइट? तो उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन तब शुरू होता है जब उसकी एज 13 ईयर हो जाती है। लेकिन फीमेल में थोड़ा डिफरेंट है। फीमेल में वो अपने गैमीट्स के साथ में पैदा होती हैं और एक फिक्स स्टॉक ऑफ गैमीट उनके पास होता है जिसके साथ में, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि कोई भी फीमेल बेबी 60,000 फंक्शनल एग्स के स्टॉक के साथ पैदा होती है और उनमें से एक एक एग हर मंथ रिलीज होता जाता है, ठीक है? अब आइए, प्राइमरी फॉलिकल्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इनको हम ग्रोइंग फॉलिकल्स बोलते हैं। ये और बड़ी हो जाती हैं, है ना? अब आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, दिस इज एग, दिस इज एग। ये और बड़ी हो जाती हैं, अब हम इनको क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। और
इस पूरी ओवरी के बाहर की जो लेयर है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम किससे बनी हुई है? ये भी एपिथेलियम से बनी हुई लेयर होती है। हाँ राइट, एपिथेलियम से बनी हुई लेयर होती है। अब इसके बाद इस तरह से ये बीच में एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे सेल डिसॉल्व हो जाती हैं और डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लांट में वैक्यूल हम लोगों ने देखा है, उसी तरह से यहाँ पे वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉलिकल का मतलब होता है एक वैसा बबल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चारों तरफ किनारे किनारे एक सेल है, जैसे टेनिस वाली बॉल होती है। तो फॉलिकल का मतलब एक टेनिस बॉल की तरह। उस टेनिस बॉल के अंदर क्या किनारे किनारे जो उसका पार्ट है वो सेल से बना हुआ है, बीच में लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड को हम लोग एंट्रम कहते हैं, इसे एंट्रम कहा जाता है। और किनारे में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग है। मैच्योर फॉलिकल को, जो कंप्लीटली मैच्योर फॉलिकल होती है, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल 14th डे में रप्चर हो जाती है, फट जाती है। यहाँ पे एग रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर के एग को फेम्ब्रेनाई ले लेती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ मिलकर के डिस्कशन किया है ना। उसके बाद क्या होता है, 14th डे में एग रिलीज हो जाता है। एग के रिलीज हो जाने के बाद ये जो फॉलिकल ये खत्म नहीं होती है, ये फॉलिकल को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये थोड़ी सी श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है, लाइट येलो कलर की बन जाती है, इसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करती रहती है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हो गया है ना, उसको सीक्रेट करने का काम करती है। ओवरी के बाकी फॉलिकल्स के बाहर वाला जो पार्ट है, इस पूरे के पूरे बेस पार्ट को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, राइट। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है और खत्म हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होती है, लगातार प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो श्रीनी इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया सर। ठीक है, तो आप इन दोनों के नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं oogenesis। तो oogenesis नहीं पढ़ाया था ना इंसिया? नो सर। अब आ जाते हैं oogenesis। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। और समझिएगा, जहां पे आपको ना समझ में आए आप मुझसे पूछिए। देखिए यहाँ पर प्रॉपर 3 फेजेस दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें भी 3 फेजेस होती है। पहली फेज थी मल्टीप्लिकेशन, जिससे डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बन रही थी। दूसरी थी ग्रोथ फेज, जिसमें कि वहां पे स्पर्म ग्रो कर रहा था, वो सेल्स बड़ी हो रही थी, ग्रो हो रही थी। तीसरी थी हमारी मैच्योरेशन फेज, जहां पे वो स्पर्म के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे oogenesis इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। तो oogenesis की जो प्रोसेस है, इसमें भी 3 फेजेस पाई जाती हैं। सबसे पहली जो फेजेस है उसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, दूसरी जो फेज है उसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, और तीसरी जो फेज है उसको हम मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने आपसे बताया कि अब देखो साफ साफ यहाँ पे दिया है, मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ओवरीज ऑफ फीमेल फीटस। तो यहाँ पर फीमेल फीटस मतलब अभी फीमेल बेबी पैदा नहीं, अनबॉर्न फीमेल बेबी। तो किसी अनबॉर्न फीमेल बेबी की बॉडी में जब वो पैदा नहीं होती है तो उस समय क्या होता है, oogoनियम का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड oogoनियम, है ना। इनमें लगातार माइटोसिस होती रहती है, तो एक डिप्लॉइड oogoनियम से बहुत सारे एडिशनल या डिप्लॉइड oogoनियम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। अब क्या होता है, हर oogoनियम एग में नहीं कन्वर्ट होगा। आई रिपीट इट, हर oogoनियम एग में नहीं कन्वर्ट होगा। इनमें से बहुत सारे, तो मैंने कहा कि कितने oogoनियम हो सकते हैं किसी फीमेल बेबी में, तो मैंने कहा कि एक फीमेल बेबी कितने oogoनियम के साथ में पैदा होती है, 60,000। 60,000। तो एक फीमेल बेबी 60,000 पोटेंशियल एग के साथ पैदा होती है। तो वो जब बॉर्न हो गई और उसने बर्थ ले लिया, अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस पॉज हो जाती है। पॉज हो जाने के बाद अब क्या होता है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं।
अब इन oogonia के साथ में क्या है, जब वो बर्थ ले लेती है, बर्थ ले लेने के बाद अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इसके दौरान होता क्या है, देखिए यहां पर एक कोई भी oogoनियम मैच्योर हो जाती है, मतलब वो बाकी के सेल से अलग हो जाती है, ग्रो करती है, अपना साइज ऑलमोस्ट डबल कर लेती है, इसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। मतलब कि डिवीजन की प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है, यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस चल नहीं रही है, डिवीजन रुक गया है। उस सेल ने क्या किया है, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उसके अंदर फूड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उसका डीएनए मल्टीप्लाई होने लगा है, जिससे कि क्या होगा, अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि आगे जाकर उसी सेल को जाइगोट का फॉर्मेशन करना है और एक लाइफ प्रोड्यूस करनी है। तो देखो ये कब होता है, इट अकर्स ईच मंथ इन द ओवरी फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी मैंने आपको बताया कि जब फीमेल बेबी बर्थ ले लेती है तो यहाँ पे प्रोसेस पॉज हो गई, ये पॉज हटाया कब जाता है, फिर से दोबारा से प्ले कब हो जाती है, तो पॉज वाला बटन तब हटाया जाता है जब वो प्यूबर्टी को अचीव कर लेती है। प्यूबर्टी अचीव करने के बाद उसके पास बहुत सारा oogoनियम का एक स्टॉक है, उनमें से हर मंथ एक oogoनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है ना, जिसको कि हम एक मदर सेल कह सकते हैं। अब क्या होगा प्यूबर्टी के बाद एवरी मंथ, तो इस प्राइमरी oocyte में पहले मियोसिस होती है ना, फर्स्ट मियोसिस। हमें पता है कि मियोसिस से एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर 23 हो गए। तो यहाँ पर अब ये जो मियोसिस होती है, नॉर्मली जो मियोसिस होती है लाइफ में, दैट इज इक्वल। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर बात की जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की मियोसिस में और इसकी मियोसिस में फर्क क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मियोसिस होती है, दिस इज अनइक्वल डिवीजन, ये एक तरह का अनइक्वल डिवीजन। क्यों, यहाँ पर दो सेल बनती है मियोसिस में, हमेशा मियोसिस की दो पार्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बनेंगी, फिर मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में उन दो से चार सेल बन जाएंगी, राइट। यहाँ पर यह अनइक्वल डिवीजन है, मतलब एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी। यहाँ पर जो छोटी वाली सेल बन रही है, उस छोटी वाली सेल को हम क्या कह रहे हैं, उस छोटी वाली सेल को हमने बोला फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और दूसरी एक बड़ी वाली सेल बन रही है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। आप देखिए सर हाँ जी बताएं। ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्यूबर्टी के बाद फॉर्म होता है ना? एग्जैक्टली, प्राइमरी oocyte जो होता है ये प्यूबर्टी के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। ओके सर। देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर प्यूबर्टी, डायग्राम में लिखा हुआ है ना। यस सर। तो प्यूबर्टी के बाद फॉर्मेशन होता है, बस समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान समझिएगा। अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किसी भी यंग लेडी की बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज हो जाता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो किस स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज। क्लियर है, इसी स्टेज में रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्दर डिवीजन तभी होगा जब एग में स्पर्म फ्यूज कर जाएगा। अब क्या हुआ, तो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में एग आया और एग में स्पर्म फ्यूज हो गया। अभी दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई, स्पर्म फ्यूज हो गया। जब स्पर्म फ्यूज हो गया मतलब कि दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, है ना। तो फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, then only it will go for meiosis second। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस सेकंड के लिए ये आगे नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? श्रीनी, हर्षित, यस सर। ठीक है, इंशिया क्लियर है, यस सर। आर्यन एकदम क्लियर ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत सारे नीट पे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, जहां नहीं समझ में आया मुझे बताना। इसका मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, वो ओवम नहीं होता, सेकेंडरी oocyte होता है, राइट। अब देखो मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, स्पर्म एग फ्यूज हो गया। जैसे ही स्पर्म एग के साथ में दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, वैसे ही सेकंड मियोसिस होगी। सेकंड मियोसिस जब होगी तो सेकेंडरी oocyte दो और सेल में ब्रेक होगा। ये कौन सी दो और सेल में, एक तो बनेगा जाकर के, यहां पर देखो दोनों की, यहां पे न्यूक्लियस अभी नहीं फ्यूज, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, तो यहां पर ये जो बनेगा जाकर के मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा।
ये भी डिवीजन कैसा है भाई साहब, ये भी डिवीजन कैसा है, ये भी अनइक्वल डिवीजन है। तो सेकेंडरी मियोसिस भी अनइक्वल डिवीजन है। तो यहाँ पर अनइक्वल क्यों, यहाँ पे भी एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। सेम टाइम पे क्या होगा, मियोसिस दो जगह होगी। मियोसिस सेकंड यहाँ पे हुई, एक लार्ज सेल बनी और एक छोटी सेल बनी। दूसरा, ये जो पोलर बॉडी है ये इसके साथ में चिपकी हुई है, अभी अलग नहीं हुई। तो फर्स्ट मियोसिस के टाइम पे जो प्राइमरी जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसके साथ पोलर बॉडी चिपकी हुई है। अब क्या होगा, पोलर बॉडी अलग हो जाएगी, पोलर बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर ये इक्वल सेल में डिवाइड हुई है, तो यहाँ पर मियोसिस सेकंड में ये इक्वल डिवीजन हुआ। अब ये तीनों जो पोलर बॉडी होंगी, दे ऑल विल डिजेनरेट, ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगी और इनको ये जो फंक्शनल वाला पार्ट होगा, जो मैच्योर ओवम होगा, ये इनको कंज्यूम कर जाएगा, इनको खा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए अभी भी दोनों का क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अभी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस तो हो गई है, नॉट साइटोकाइनेसिस, सॉरी, प्लाज्मोगैमी तो हो गई है, मतलब कि दोनों का प्लाज्मा तो फ्यूज हो गया है, लेकिन दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई है। अब इसके बाद आगे दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगी, मतलब कि कैरियोगैमी हो जाएगी, स्पर्म की न्यूक्लियस और साथ में एग की न्यूक्लियस फ्यूज होगी और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसी कहानी है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में एग रिलीज कर दिया जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्दर वो फिर ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी और जाइगोट का फॉर्मेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? यस सर सर। अगर fertilization होगी तो ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसके बाद डायरेक्टली डिजेनरेट हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte यही दोनों रिलीज होंगे। मतलब देखो सेकंड भाई, पोलर बॉडीज बनेगी नहीं ना सर, अगर हाँ हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकंड पोलर बॉडीज बनेगी ही नहीं ना। बनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी, ओके सेकेंड सर। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। और बताओ श्रीनी, समझ आया? सर तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाएगी? हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज होगी, दोनों एक साथ रिलीज होंगे। दोनों तो चिपके हुए हैं ना ओके आपस सर। में, चिपके हैं, अलग कहाँ यस है, सर। चिपके हुए। ओके सर। ठीक है, श्रीनी बताओ समझ आया एकदम 100%? Yes, sir. ठीक है, आर्यन, तो आप इसको एज इट इज नोट करो, एज इट इज नोट करो ना। चलो बढ़िया, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया दैट्स ग्रेट। ये oogenesis ज्यादा डिफिकल्ट है, इससे बहुत क्वेश्चन नीट में बनते हैं, इसलिए हर चीज आपके बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर, हर स्टेप क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसमें नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए और वो सच में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ोगे आपको जल्दी से नहीं समझ में आएगा। नोट करके मुझे बताइए, फिर मैं आपको ये नोट डाउन करवाता हूँ, लिखवा भी देता हूँ। नोट करके मुझे बताइएगा जरूर।
हो गया भाई? 1 मिनट। नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो। डन? Yes, sir. हर्षित हो गया? यस सर। ठीक है, चलो अब नोट करना है, स्टार्ट करो स्टेप बाय स्टेप, है ना। ये आपके स्कूल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताते जा रहा हूँ। टेस्टिस के एलएस का डायग्राम, टेस्टिस वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ओवरी वाला भी पूछा जा चुका है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है। आगे मैं भी बताता रहूंगा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नोट करो। oogenesis. Oogenesis takes place in ovary. Unlike sperm formation, full stop. Unlike sperm formation that starts in puberty, unlike sperm formation that starts in puberty, comma, egg formation begins before the birth. Egg formation begins before the birth, but complete only after fertilization. But complete only after fertilization. Full stop. Oogenesis takes place in 3 phases. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। सर वो जो फीमेल 60,000 के साथ बॉन्ड होती है ना वो। हाँ, वो अभी लिखवाता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन फेज में आएगा ना। ओके। हाँ, तो नोट करेंगे। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, the germinal epithelium cell of ovary, which have larger nucleus than other cells of ovary, undergoes mitotic division. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट करेंगे। आफ्टर डिवीजन they produces
after division they produces undifferentiated germ cell. After division they produces undifferentiated germ cells called oogonia, or egg mother cell, called oogonia or egg mother cells. Full stop. These cells, सर these ये cells, इसमें आपने एक लाइन लिखवाई है लार्ज न्यूक्लियस, ये डिवीजन की वजह से लार्ज होता है क्या? हाँ डिवीजन के उसको पहले, आगे हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। राइट। तो ये क्या होता है, अब देखो जैसे ये पूरी की पूरी ओवरी हो गई है ना, अब इस ओवरी में बहुत सारी सेल है और इन्हीं ओवरी में कुछ सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियल। वो जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो बाकी के सेल से कैसे अलग है, तो इनमें क्या होता है, इनका साइज भी बड़ा होता है और इनकी न्यूक्लियस भी जो होती है वो बड़ी होती है, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, अब नोट करेंगे। हाँ तो मैं क्या लिखवा रहा था, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। oogonia remains arranged in a spherical or round mass, spherical इस तरह का और round mass which is called egg nest, full stop. Next point, every female baby born with approximately 60,000 potential oogonia. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखेंगे। सर इसमें से आधे तो बिफोर बर्थ भी हो जाते होंगे कंज्यूम? नहीं, या बिफोर इन टोटल 60 होते हैं या 60 से ज्यादा होते हैं? नहीं, टोटल 60,000 टोटल, ये मतलब बहुत सारे एग्नेस्ट होते हैं तो टोटल 60,000 होते हैं। वो सब 60,000 थोड़ा ना रिलीज होंगे, उन 60,000 में अब बहुत सारे एग्नेस्ट होते हैं। अब उस एक एग्नेस्ट में एक निकल करके एग में कन्वर्ट हो गई है ना, तो एक दो निकल गई पूरे एग्नेस्ट में कन्वर्ट हो गई, पूरा फिर एग्नेस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूसरे एग्नेस्ट का नंबर आता है, ऐसे होता ओके सर। है। तो टोटल जो उसकी बॉडी में इकट्ठा है ऐसी सेल्स वो 60,000 सेल्स हैं जो आगे फर्दर एग में कन्वर्ट हो सकती है। होती ठीक है? कुछ है। हाँ तो सर बिफोर बर्थ भी होता होगा? हाँ, वही आपने मैंने बोला बताया कि जैसे। उस ये फीटस स्टेज में तो हो रहा है, देखो ना ये वाला, ये तो फीटस यस स्टेज सर। हो रहा है ना, तो तो फिर फीटस उसके स्टेज बॉन्ड करने के बाद कितने बचते होंगे? तो बॉन्ड नहीं 60,000 ही रहते हैं। जब वो बच्ची बर्थ ले चुकी तो 60,000 उसके पास स्टॉक है। उस 60,000 में ओके है सर। ना, कुछ उस 60,000 में कुछ उनमें से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एग में कन्वर्ट, बाकी कंज्यूम हो जाएंगे। ओके सर। ठीक, नोट करेंगे। द प्राइमरी oocyte, is produced inside egg nest. सर ये क्या? लास्ट लाइन। The primary oocyte is produced inside the egg nest. Only one cell in a nest, underline करेंगे, only one cell in a nest becomes primary oocyte. मतलब
एक एग नेस्ट में सिर्फ एक ही सेल प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होगा। ओनली वन सेल इन एग नेस्ट बिकम प्राइमरी oocyte। फुल स्टॉप। अगला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये नीट का पॉइंट है, इसको आप स्टार बना के लिखिएगा। नीट का क्वेश्चन है द प्राइमरी oocyte। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर आकर के मामला क्या हो जाता है, पॉज। मैंने बताया कि यहां के बाद मामला पॉज हो जाता है, आगे मामला नहीं बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा, जब फीमेल बेबी प्यूबर्टी अचीव कर ले, मतलब कि उसको प्राइमरी oocyte बनने के बाद अब म्यूसिस स्टार्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 11 साल लगेंगे। 11 ईयर बाद इससे पॉज हटेगा। ठीक है, नोट करो। द प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन प्रोफेज ऑफ म्यूसिस। तो कहां पे पॉज लगता है, ये क्वेश्चन है नीट का। इट रिमेन्स इन प्रोफेज ऑफ म्यूसिस। याद है ना सेल डिवीजन सबको, प्रोफेज ऑफ म्यूसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंटिल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन इन एडल्ट फीमेल। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। अंडरलाइन करिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड में एग सेल एग किस स्टेज में होता है, प्रोफेज की स्टेज में। कौन सी प्रोफेज, मियोसिस की प्रोफेज स्टेज। सर प्रोफेज 1। हाँ, प्रोफेज 1। ओके। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैचुरेशन फेज, सॉरी ग्रोथ फेज, आई एम सॉरी, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, in growth phase the primary oocyte primary oocyte develop more protoplasm and its nucleus enlarges. It is the longest phase. मैंने बताया 11 साल लग जाते हैं। It is the longest phase. Full stop. Next heading. तो यहां पर ये अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ाता है, अपना साइज बढ़ाएगी प्राइमरी oocyte, है ना, और साइज को बढ़ा लेगी, एक लंबा समय लगेगा और ये अपनी ग्रोथ करेगी, है ना। नेक्स्ट, मैचुरेशन फेज। इन मैचुरेशन फेज प्राइमरी oocyte undergoes, पहला पॉइंट है, इन मैचुरेशन फेज प्राइमरी oocyte undergoes first meiotic division and produces two daughter cells. Full stop. It is unequal division, underline. It is unequal division. One daughter cell is extremely small. One daughter. One daughter cell is extremely small, whereas other daughter cell is as large as primary oocyte. Full stop. The small one is known as first polar body, and the larger one is
secondary oocyte. Full stop. Next point. The secondary oocyte start undergoing the second meiotic division, start undergoing the second meiotic division, which does not proceed beyond metaphase. दोबारा पॉज लग गया. Which does not proceed beyond metaphase until the sperm enters into it. Until the sperm enter into it. This is called, क्या बोलेंगे, second resting phase. ये दोनों resting phase नीट का क्वेश्चन. This is called second resting phase. First resting phase में प्राइमरी oocyte होती है, जहां पर मियोसिस की प्रोफेज में सेल पॉज हो जाती है. इसे फर्स्ट रेस्टिंग फेज. सेकेंड रेस्टिंग फेज होती है मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज. ये तब स्टार्ट होती है जब एग एंटर कर जाता है, स्पर्म एंटर कर जाता है. फुल स्टॉप. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. सर मतलब मेटाफेज 2. हाँ, मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 मियोसिस सेकेंड की स्टेज है ना, मेटाफेज 2. आफ्टर फर्टिलाइजेशन the second meiotic phase complete. And it is also unequal. The larger one becomes ovum and a smaller one second polar body. Full stop. The first polar body may divide at the same time. The first polar body may divide at the same time. ठीक है भाई, नीचे नोट करके लिखेंगे. डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम, स्टार बना के लिखो, नोट करके स्टार बना. डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम टेक्स प्लेस अबाउट इन 13 years. Development of ovum takes place about in 13 years. Full stop. The polar body have no function and disintegrate. क्यों? Due to the polar body have no function and disintegrate due to lack of cytoplasm and food. So this was all about the oogenesis. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए किसी को. और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. कोई भी डाउट पूछिए. आर्यन, हर्षित, इंशिया, श्रीनी, चारों लोगों को कोई भी डाउट बताइए. तो सेकंड पोलर बॉडीज को जो ये डीजेनरेट होती है, ऐसे मैच्योर ओवम वो कर लेता है ना, खा लेता है. हाँ, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, मैच्योर हुआ है अब्सॉर्ब. तो फिर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का फंक्शन हो सकता है इसका. मतलब ये इनडायरेक्टली दैट इज द पैसिव फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, क्योंकि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम बन चुकी है.
है ना, जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इसके नरिशमेंट की जो व्यवस्था है वो तो पहले से हो रखी है ना। ओके सर। श्रीनी, समझ आया? यस सर, पक्का 100%? लिखवाने के बाद अच्छे से आ गया। अच्छा, लिखने के बाद और अच्छे से आ गए, चलो दैट्स ग्रेट। तो देख लो एक बार फिर से, अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछो। आर्यन, बालक बताओ, हर्षित, क्लियर है सब? यस सर। ठीक है, गुड। तो चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया सो दैट्स ग्रेट, है ना। फिर से पढ़िएगा और ये डायग्राम जरूर, जितना इन्फॉर्मेशन सब नोट कर लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट मनो ले लो, अगर कुछ मिस हो गया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मिस कुछ भी मत करना, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखता हूँ। तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बना दिया। अब हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो? अच्छा, स्पर्म का डायग्राम तो बना, स्पर्म का डायग्राम बना लिया था तुम लोगों ने? यस सर। अब है नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इक्वली मतलब समझने लायक चीज है, लेकिन इससे इजी है, much easy। तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम आपको पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देख, अब समझो बात को। इस पूरे ग्राफ में अगर कोई चीज आप छोड़ सकते हो तो वो सिर्फ एक चीज, बॉडी टेम्परेचर, वो आप छोड़ सकते हो। मतलब कि ये वाला पार्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं, बाकी हर पार्ट आपको समझना है। और ये आपको अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको बताना है। ऊपर का पूरा दिख रहा है? यस सर। पूरा डायग्राम दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, दिख रहा है। अब सही है, पूरा दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, यस सर। देखो चलो, अब मैं एक एक चीज को ध्यान से समझाता जाता हूँ। तो ये बॉडी टेम्परेचर आप छोड़ सकते हो, उसके अलावा आप जो भी चाहो वो, मतलब बाकी बॉडी टेम्परेचर के अलावा बाकी आपको सब चीजें आपको बताऊंगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो जगह की बात हो रही है। ये वाला जो पार्ट हो रहा है ये यूट्राइन साइकिल है। यूट्राइन साइकिल का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, वो वाला हिस्सा हो रहा है यूट्रस। तो मैं नोट करता, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये वाले चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? यूट्रस। तो भाई साहब ये चेंजेस यूट्रस के अंदर, मतलब कि आपको अभी मैंने थोड़ी सी बताया था, तो ध्यान से आप समझेंगे कि यूट्रस के अंदर एक दीवार है जिसको कि हमने कहा एंडोमेट्रियम। ये जो नीचे वाला ग्राफ दिखा रहा है, ये एंडोमेट्रियम के बनने की प्रोसेस को दिखा रहा है ना, कि किस तरह से एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर एंडोमेट्रियम किस तरह से धीरे धीरे बनती जाएगी और किस तरह से धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। तो एंडोमेट्रियम की बनने की प्रोसेस, तो ये नीचे वाला जो है, ये धीरे 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 एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी होती आ रही है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन नहीं तो अचानक से दीवार टूट गई, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज है। इस पूरी प्रोसेस को 0 से 28 डेज रखता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज में तक चलती है। और इसके बाद जब जितने टाइम में, मतलब 1 से 3 दिन तक मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो होता रहता है, उसको हम लोग मीनेंसिस बोलते हैं। राइट, यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, ये वाली जो प्रोसेस हो रही है ये रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये वाली प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? सेम टाइम में बता दो, ये वाली प्रोसेस हो रही है ये ऊपर। सर जो वो शुरुआती मेंसेस लिखा हुआ है वो पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ना? क्या क्या? जो मेंसेस लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे वो पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ना? हाँ, मेंस्ट्रुअल मतलब ये पीछे जाके फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी ना, है ना। तो 0 से 3 डेज तक मेंसेस चलेगी, यहाँ तक, यहाँ तक। समझ ठीक है, गया सर।
आफ्टर दिस 3 days, है ना, तो जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए, है ना, मेंसेस शुरू हो जाए, तो आप समझिए कि उस दिन से वो पहला दिन, फर्स्ट दिन काउंट किया जाएगा, है ना। मेंसेस जिस दिन स्टार्ट हुए उसको फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा, राइट। और उसके 14 डेज के बाद में एग रिलीज होता है, समझिए। अब ये वाला जो सर पार्ट तो है, ये 14th डे पे एग रिलीज होता है, उसके बाद अगले 14th डे तक कहाँ रहता है वो? ना देखो, ये 14th डे में एग ओवरी से रिलीज हो गया। अब ये ओवरी से रिलीज Yes, होने sir. के बाद ये एग पहुंच गया जाके फैलोपियन ट्यूब में। ये 24 आवर्स से लेकर के आप 72 आवर्स तक, इतने आवर्स तक ये यूट्रस में रहता है। उसके बाद फिर ये पहुंच जाता है जाकर के कहाँ पर, आगे पहुंच जाता है, यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मतलब उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे 14th डे एग रिलीज हुआ, तो 14th, 15th, 16, sometime it may be 17, बट आप मान के चलिए 14, 16 और 17, इन 3 दिन फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगर स्पर्मेशन हो भी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एग की वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो हम लोग ये वाला पार्ट कहाँ पे चल रहा है, ये वाली कहानी चल रही ओवरी के अंदर। वहां पे ये वाले, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई और ये हो गया ओवरी। तो ये जो डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंट चल रहा है कहाँ पे, ये ओवरी के अंदर, है ना। तो ये वाला डेवलपमेंट ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी। तो ये चेंजेस हो रहे हैं ओवरी, है ना। अब देखो क्या होता है स्टार्टिंग के डेज पे। अब आप देखेंगे कि ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक स्टेरेडियोल और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, LH और FSH। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह से रिलीज होने वाले हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वो जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, दूसरे वो जो रिलीज होते हैं जाकर के ओवरी से इटसेल्फ, है ना। अब आइए, सबसे पहले क्या होता है कि धीरे धीरे अब आप देखेंगे ये वाला हार्मोन, देखो जो लाइट ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, ये क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है कि आप ग्रो करो, आप अपने ग्रोथ को स्टार्ट करो। तो FSH एक हार्मोन होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जाकर के, कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है जाकर के हमारे पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी से FSH रिलीज होता है। FSH क्या करता है कि फॉलिकल को ग्रो करने का काम करता है। इसे धीरे 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 फॉलिकल, तो अभी प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर ग्रो करगी, ग्रोइंग फॉलिकल इसको बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल, और आखिरी में जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है। तो ये किसके इंपैक्ट में होती है? ये होती है FSH के इंपैक्ट। 14th डे में अब आप कहानी आइए, देखिए यहाँ पे 14th डे, ये ग्राफ गए ऊपर, ये 14th डे की बात हो रही है। तो 14th डे में क्या होता है कि पिट्यूटरी से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम LH कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से, और यहाँ पे FSH भी अपने पीक पे है और LH भी अपने पीक पे है। FSH, LH अपने पीक पे हैं। जब ये हार्मोन पीक पे होंगे, ये कब पीक पे होंगे? 14th डे पे। तो 14th डे पे सबसे ज्यादा अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे, और उस समय ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगी और एग रिलीज हो जाएगा। तो आखिर 14th डे में ही एग क्यों रिलीज होता है? ये इसलिए रिलीज होता है क्योंकि इस समय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसको ट्रिगर करता है, इसके लिए एग रिलीज। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर स्टेरॉइडल पीक पे है, सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसके बाद LH पीक पे है और FSH पीक पे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जैसे एग रिलीज हो गया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन नीचे आ जाते हैं, इनका लेवल डाउन हो जाता है ब्लड में, इनका लेवल धीरे धीरे घटने लगता है ना। अब ये लेवल बिल्कुल घट गया। अब इसके बाद क्या होता है? अब एग रिलीज हो गया, प्रेगनेंसी की तैयारी की जा रही है कि भाई एग अब फर्टिलाइज होगा और जाइगोट जाएगा। तो यहां पर ओवरी से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होने लगता है, इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये हार्मोन ये एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन कर रखने का काम करता है। तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से, है ना, तो प्रोजेस्टेरोन कहां से? अब ये देखो, ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रही है। तो प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है? कार्पस, ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर रही है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम
कार्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कार्पस ल्यूटियम छोटी होकर के, श्रिंक होकर के डिजनरेट हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसका लेवल गिरा तो एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वही हुआ। यहाँ पर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ना फर्टिलाइज होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया और ये वॉल मेंटेन नहीं हो पाई, वॉल ब्रेक होने लगी। अब देखिए, इस वॉल के ब्रेक होने की वजह से ये सेल्स टूट गई, यहाँ की ब्लड कैपिलरीज ब्रेक हो गई और मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो रिलीज हो गया, इसी के साथ एग भी बाहर निकल गया। बताओ भाई, कहीं पे किसी को कोई डाउट हो बताइए। नो सर। श्रीनी समझ आ गया यस पूरा? हर्षित, इंसिया, तो मतलब प्रोजेस्टेरोन बिना फर्टिलाइज हुए भी नहीं? क्या 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 तेज से बोलो थोड़ा। सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा? नहीं, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम से। नहीं मतलब उससे पहले तो हो ही रहा था। हाँ, उससे पहले तो हो रहा था, तो मेंटेन है। देखो ना, यहाँ तक वॉल मेंटेन है। कब तक? 14, 15, 16, 17 है ना, वॉल मेंटेन है। जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये देखो गिरना शुरू हो गया धीरे धीरे। ये देखो सर लेकिन वो कहते हैं जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि सिर्फ एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। कौन बोला था? है सर था शायद कोई बुक में था या सर ने बताया। ना 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 ना, गलत है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन कहाँ से होगा? जिस लेडी के अंदर एग रिलीज हो गया उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन बनना तुरंत स्टार्ट। ओके सर। तो सर वॉल तो मेंटेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी करनी पड़ती है, तो उसमें तो Exactly, रिलीज होगा ना? हाँ, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगी, वो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन लगातार रिलीज होता रहेगा, जिससे कि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। यस सर। बहुत सारी लेडीज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन मतलब एग बन गया, वॉर्म बन गया, जाइगोट बन गया, फीटस बन गया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया और अबॉर्शन हो गया, अबॉर्ट हो गया। तो जिसको मिसकैरियज बोलते हैं, मिसकैरियज का भी एक रीजन, बहुत सारे लोग होते हैं। समझ में आया? सर एस्ट्राडायल का क्या काम है? स्टेरेडियोल क्या करता है, ये जो वॉल है ना, नीचे वाली वॉल, इस वॉल को मेंटेन करने का काम करता है स्टेरेडियोल, है ना। इसके बिना इस वॉल को मेंटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये वाली वॉल नीचे मेंटेन हो रही है ना, तो स्टेरेडियोल इस वॉल की ग्रो करने का काम करता है। प्लस साथ में ये क्या करता है, ये एफएसएच को सप्रेस करने का काम करता है, दूसरा ये भी काम करता है। प्रेस क्यों सर? क्लियर? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी फॉलिकल मतलब फिर क्या होगा, एक एग रिलीज हो गया, फिर दूसरी फॉलिकल मतलब ग्रो करने लगेगी, उससे भी एग रिलीज हो जाएगा, तो एक साथ कई सारे एग रिलीज हो जाएंगे ना, तो उसको सप्रेस करना तो जरूरी है। ओके सर। क्लियर? यस सर। मल्टी ओवुलेशन ना हो जाए। तो स्टार्ट किया जाए लिखना, नोट किया जाए। सर और एलएच और एफएसएच के जो क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस क्यों है? एक्चुअली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एक फॉलिकल को ग्रो करने के लिए जरूरी होता है ना, और एलएच क्या करता है, इसके रप्चर करने के लिए, इसलिए ग्राफ में ऐसा दिखाया गया है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसलिए ओके ये सर। लंबे समय से रिलीज हो रहा होता है, ये अचानक से सडनली रिलीज होता है। देखो ठीक इसका है सर। स्टीप ग्रोथ है, फिर स्टीप फॉल है, ये रेगुलर धीरे 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 बढ़ रहा है ना। तो चलिए एक एक करके नोट करना शुरू करो। तो मैं लिखाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले देखो, श्रीनी क्लियर है भाई? पक्का? यस सर। ठीक है। आर्यन तुम्हें समझ में आया? क्योंकि तुम बीच में गायब भी हो गए थे। आर्यन पक्का समझ में आया? कोई डाउट हो पूछो। ओके चलो ठीक, चलो नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये टेम्परेचर छोड़ के, बॉडी का टेम्परेचर छोड़ के, ओवुलेशन के बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है फीमेल की, है ना, तो बॉडी टेम्परेचर छोड़ करके बाकी आपको ये तीनों चीजें बना के आनी है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो 5 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, है ना। और आपसे नीट में क्या पूछा जाएगा, ये फंक्शंस, प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन पूछा जाएगा, एलएच का फंक्शन पूछा जाएगा, एफएसएच का पूछा जाएगा, कहाँ से रिलीज होता है ये पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ओवुलेशन किस डे में होता है वो क्वेश्चन आएगा, एक कितने दिन तक सर्वाइव करता है ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट के एग्जामिनेशन में। और एज इट इज पूरी प्रोसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला बनाना पड़ेगा ऊपर, उसके बाद ये वाला बनाना पड़ेगा, है ना,
और उसके बाद ये वाला बनाना पड़ेगा, तीसरे ये 3 आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप ये 4 डायग्राम बनाने के बाद फिर आप देखेंगे आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो तो आप समझो कि आपका आधे से ज़्यादा काम तो यही होगा, 3 मार्कर काम यही होगा। ठीक है, चलो नोट करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle takes place about 28 to 29 days. सर ये लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। Menstrual cycle takes place about 28 to 29 days. 28 to 29 days and involve the changes in structure and function of structure and function of the entire reproductive system. Entire reproductive system. This cycle takes place only in primates. This cycle takes place only in primates. तो primates पे कौन कौन आते हैं? Monkey, humans, monkey, apes and human. Monkey, apes and humans. सिर्फ इन्हीं में होती है ये साइकिल। तो बाकियों में कौन सी साइकिल होती है? सर वो ऊ से कुछ ईस्टर साइकिल। हाँ बताओ, ईस्टर्स नहीं बोलते उसको, ऑस्ट्रस साइकिल। यस तो सर वही। बाकी के जितने मैमल्स होते हैं उनमें ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मेजर डिफरेंस है। ऑस्ट्रस साइकिल में मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो बाहर नहीं आता, वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है ना, उसकी यूट्रस के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो रिलीज होता है। दैट इज द डिफरेंस इन ऑस्ट्रस साइकिल एंड दिस वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, इनके अंदर ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। नोट करेंगे। The first menstrual cycle begins at puberty. The first menstrual cycle begins at puberty and it is called menarche. The first menstrual cycle begins at puberty and it is called menarche. And at the age of 50 it get terminated, which is called age of 50 it get terminated, which is called menopause. So menarche average 13 और menopause at average 15 years. ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहली हेडिंग डालेंगे, इसको फेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो, नहीं तो पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। The FSH, follicle stimulating hormone, the FSH released from anterior pituitary, it stimulate the growth and maturation of
maturation of ovarian follicle. Growth and maturation of ovarian follicle. Full stop. इसी में लिखेंगे FSH also stimulate secretion of FSH also stimulate secretion of estrogen. Secretion of estrogen, the female sex hormone. Full stop. Estradiol, next point है estradiol secreted from ovary suppress the FSH, and stimulate the secretion of LH. क्योंकि ओवरी का डेवलपमेंट हो गया, अब उसके रप्चर होने की जरूरत है, तो इट सप्रेस द secretion of FSH and stimulate the secretion of LH. Okay. Next point. LH induces Graafian follicle to burst and release. LH stimulate Graafian follicle to burst and release egg at 14th day. Next point. Estradiol also stimulate the development of endometrium. Next point. The follicle cells of carpus luteum, now secrete progesterone. Full stop. It is necessary for proper implantation. Of fetus in uterine wall. Proper implantation of fetus in uterine wall. Full stop. Next point. The progesterone inhibit the release of FSH. स्टेरॉइडियोल के बाद ये काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन भी यही काम कर रहा है. प्रोजेस्टेरॉन inhibit the release of FSH so that it do not develop additional follicle, और ज्यादा फॉलिकल का डेवलपमेंट ना होने पाए. वरना क्या होगा, एक साथ दो एग रिलीज हो जाएंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, ट्विंस पैदा होंगे. ये 3 बच्चे एक साथ पैदा हो सकते हैं, सुपर ओव्यूलेशन जिसको बोलते हैं. ठीक है सर, ये एक बार दोबारा बता दीजिए.
ठीक है। मतलब लिखवा दूं या बता दूं? सर बता दीजिए, लिख लिया है। अच्छा देखो क्या होता है ना कि अब क्या होता है, एफएसएच का काम होता है कि नई जो नेस्ट के अंदर फॉलिकल उनको प्रमोट करना, किसमें, ताकि वो एग में डेवलप हो जाए, है ना। 14th डे में एक एग रिलीज हो गया। अब स्टेरेडियोल और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या करेंगे, एफएसएच को दबा देंगे कि तुमको और दूसरी कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं करना। मतलब अब 28 दिन के अंदर किसी दूसरे एग को डेवलप नहीं करना। अगर इसको नहीं रोका जाता तो ये क्या करता कि एग नेस्ट में जो दूसरी फॉलिकल है उनको भी ग्रो कर देता। अब क्या होता है, एक साथ कई सारी ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती हैं और एक साथ कई सारे एग रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि मल्टीपल फीटस का फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम आईवीएफ में क्या करते हैं, फीमेल्स को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे कई सारी फॉलिकल एक साथ पैदा हो जाती हैं और मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है एक साथ में। जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, फीमेल को इंजेक्शन लगा दिया, सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं, उसके 3-4 ओवा एक साथ निकाल लिए, क्योंकि हर ओवा जरूरी नहीं कि फर्टिलाइज हो, और सब ओवा को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो एक से ज्यादा ओवा की जरूरत पड़ती है वहां पे। इसलिए हम क्या करते हैं, और इम्प्लांटेशन में भी एक से ज्यादा ओवा रख देते हैं नॉर्मली डॉक्टर। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग आईवीएफ करवाते हैं उनके नॉर्मली ट्विंस ही होते हैं। ठीक है। सर ट्विन से ज्यादा होने के भी चांसेस है ना? ट्विन से ज्यादा चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि उससे ज्यादा जाइगोट नहीं रखे जाते हैं। क्योंकि भाई साहब अगर ट्विन से ज्यादा जाइगोट रख दिए जाएंगे तो यूट्रस की अपनी कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो वो अनडेवलप्ड और इमेच्योर फीटस डेवलप होंगे, तो वो इमेच्योर बर्थ होने के चांसेस होते हैं। ये रीजन। तो ओके। सर जो ये नेचुरली होते हैं ये कैसे होते हैं? नेचुरल नेचुरली में ट्विंस क्या, भी होते इनसे हैं? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो कई बारी एबनॉर्मलिटी हो गई, वही ना, एफएसएच सप्रेस नहीं हुआ, उसने एक और फॉलिकल पैदा कर दी, तो 2 एग होंगे। इस केस में दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है इस केस में, जब एफएसएच सप्रेस नहीं हुआ और सुपर ओव्यूलेशन हो गया, है ना। लेकिन क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जाइगोट एम्ब्रियो 2 पार्ट में टूट जाए, तो वो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, तय है। अगर एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के क्लीवेज से अगर बने तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होंगी, और दोनों शक्ल में एक ही जैसे दिखाई देंगे। अगर 2 अलग-अलग एग के फर्टिलाइज होने से बने हैं तो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों आपस में हमशक्ल नहीं होंगे, एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। मतलब मैच करेंगे, रिजेंबल करेंगे, बट बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, बिल्कुल हूबहू नहीं होंगे कि आप पहचान ना पाओ। ठीक है, वैसे नहीं हो सकते, राइट। और ये दीज आर, और कई सारे बच्चे होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट जुड़े रह जाते हैं, वो एम्ब्रियो क्लीवेज से ही बनते हैं। तो ये एक से ज्यादा बच्चे होने के ये 2 रीजन। ठीक, क्लियर है? यस सर। ठीक। तो नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट है, if fertilization do not takes place, if fertilization do not takes place, the secondary oocyte undergoes autolysis, खुद से डिस्ट्रॉय हो। if fertilization do not takes place, the secondary oocyte undergoes autolysis, मतलब सेल्फ ब्रेक हो जाना, खुद से ब्रेक हो जाना। एंड प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट रिलीज ऑफ LH, ठीक है, ड्यू टू विच the level of progesterone, due to which the level of progesterone also fall down. Full stop. The uterine lining, next point है, the uterine lining dies, underline करेंगे, the uterine lining dies due to deficiency of progesterone, ये वाला,
uterine wall dies due to deficiency of progesterone and it starts degrading. Vessels rupture. The vessels rupture and causes bleeding. Which is known as menstrual outflow. It can take 3 to 5 days. ठीक है? Yes, एक आखिरी क्वेश्चन नीट का, जब फीटस, नोट करके लिखेंगे, जब फीटस बन जाएगा तो फीटस के प्लेसेंटा से, है ना, फीटस के प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है. उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं HCG. इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. तो अगर प्रेगनेंसी हो गई, प्लेसेंटा बन गया, तो प्लेसेंटा से HCG रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना? अब क्या होता है, यही हार्मोन है ना, जो हार्मोन फिर यूरिन में अपीयर होने लगता है और इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है. तो जितनी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट आती हैं वो यूरिन में HCG को रिकॉग्नाइज करती हैं. अगर HCG हुआ तो बता देती हैं कि प्रेगनेंसी कॉज हो गई, अगर HCG नहीं हुआ तो बता देती हैं प्रेगनेंसी नहीं हुई. तो प्रेगनेंसी किट जिसको रिकॉग्नाइज करती हैं, तो अगर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट किससे किया जाता है, तो यूरिन में HCG हार्मोन जो होता है उसको टेस्ट करके बताया जाता है कि प्रेगनेंसी कॉज हुई कि नहीं कॉज. अगर लेडी प्रेग्नेंट है, प्लेसेंटा बना होगा तभी लेडी प्रेग्नेंट होगी, HCG निकलेगा. अगर प्लेसेंटा नहीं बना होगा तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी और HCG नहीं. yes sir. ओके सर. ठीक है. आर्यन, श्रीनी, बताओ पूरा एकदम समझ आया कि नहीं, पहले बताओ. यस सर. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है ना भाई सबको 100%? बहुत बढ़िया. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. ये याद तक हो गया. आप घर जाइएगा, इसको पढ़िएगा और कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. अभी कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए. लेकिन आज जो हमने दोनों टॉपिक पढ़े दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करिएगा. देखिए, अन एक्सेप्शनल कंडीशन देयर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है तो कोशिश करिएगा क्लास नहीं मिस करेंगे, क्योंकि क्लास में पढ़ना, आप फील कर पा रहे होंगे, क्लास में पढ़ना और वीडियो देख करके समझ लेना बोथ आर डिफरेंट. वो अलग बात है, आप वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हो, चीजों को सुन सकते हो, लेकिन क्लास में जो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, हर चीज की क्वेरी आप ले सकते हो, किसी सिंपल चीज की. नॉर्मली जो वीडियो लेक्चर होता है उसमें आप सिंपल चीजों को आप खुद ही समझ लेते हो, कोशिश करते हो समझने की, और फिर क्वेरीज आपकी रह जाती. ठीक है ना? सो डोंट मिस द क्लास इन दिस 12th सेशन. 11th वाली बात अलग थी, आपने थोड़ा हल्के में ले लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं. ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आ गया. ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना? ठीक है, यस सर. चलो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू, बाय.